हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आपका करंट अफेयर सीरीज को लेकर हम लोग रेगुलर वीडियो लाने के प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी ला रहे हैं ताकि आपका परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, देखिए इसी कड़ी में हम लोग 24 फरवरी 2023 को करंट अफेयर्स लाए हैं, जिसमें फरवरी के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी हमने इसमें डालने का प्रयास किया है। तो शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया। ठीक है, और ये कौन से नृत्य से संबंधित थी दोस्तों? मोहिनी अट्टम से। तो आपको यहां समझ में आ रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है और ये शास्त्रीय नृत्य है। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि भैया शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8। अब कौन कौन से हैं, कौन कौन राज्यों से संबंधित है? ठीक है, आगे जो है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, यानी कि जीवित यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब किया? तो याद रखिएगा 1921 में किए थे वो। और कहां पर किए थे? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब एक चीज जान लीजिए कि ये देखो, ये जो पश्चिम बंगाल है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? बंगाल का विभाजन ये भी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। दोस्तों, जीएस को कनेक्ट करके पढ़ना सीखो। करंट अफेयर्स भी है तो उसको कनेक्ट करके, जीएस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसको प्लीज इसको कनेक्ट करके पढ़िए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जन। गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? तो जलकुंभी को। किसको कहते हैं? जलकुंभी को। याद रखिएगा, और ये जो जलकुंभी है, जल में बीओडी की मात्रा को कम कर देता है। तो बीओडी का फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल, ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो दोस्तों, यदि जल में ऑक्सीजन का मांग अगर बढ़ गया ज्यादा, तो जल क्या हो जाएगा? प्रदूषित। अगर जल में ऑक्सीजन का मांग कम है तो क्या होगा? जल शुद्ध। तो इसको याद रखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला आयोजन हुआ। तो यह भी आपके लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां है दोस्तों? अबू धाबी। और ये I2U2 का मतलब क्या हो गया? तो याद रखिएगा, I2U2 का क्या मतलब हो गया, इसको भी आप याद रखिएगा। I2U2, तो I2 है यानी I2 है, तो क्या होगा? इंडिया और इजराइल। और U2, 2 U है, तो क्या होगा? एक से यू से यूएसए और दूसरा से क्या होगा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहां है? तो याद रखिएगा अबू धाबी। इसका जो फॉर्म हुआ था, ये गठन हुआ था 2021 में, याद रखिएगा। और इसका जो पहला जो है बिजनेस फोरम का पहला आयोजन कहां हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। देखो, आपको एक चीज याद रखिएगा दोस्त, कि बजट में जो भी जो भी योजनाएं आती हैं, उसको आपको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, तो पूछ देगा कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद करना, कि जो भी आपका ट्रेडिशनल जो हमारे कलाकार हैं, उनको वित्तीय रूप से क्या करना? सशक्त करना, ताकि और अच्छा काम कर सके। क्योंकि पैसे की जरूरत तो यार सबको ना होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक मिष्टी योजना भी 2023-24 के बजट में आया। ठीक है, और ये मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है, जो मैंग्रोव वनस्पति है उसको क्या करना? ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना दोस्त, कि क्या हुआ था कि 1924 में क्या था कि रेल बजट जो था उसका दायरा बहुत ज्यादा था अंग्रेजों के समय, और अंग्रेजों का बहुत सारा ध्यान रेलवे के विकास पर लगता था। तो 1924 में एक एकवर्थ समिति आया, एकवर्थ समिति, और उसने बोला कि रेल बजट को आम बजट से क्या कर दो? अलग कर दो। तो रेल बजट जो थे और आम बजट, रेल बजट
और आम बजट को क्या कर दिया गया दोस्त, अलग कर दिया गया। याद रखिएगा, अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 2017 में बहुत सुधार हुए दोस्तों। तो विवेक देवराय समिति बना और विवेक देवराय समिति ने बोला कि नहीं, रेल बजट को आम बजट में फिर से क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो रेल बजट को आम बजट में कब विलय कर दिया गया, तो याद रखिएगा 2017 में। अगर पूछेगा कि कौन से कमेटी के सिफारिश पर, तो विवेक देवराय समिति। और याद रखिएगा दोस्त, संविधान में कहीं भी आपका बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो है किसका, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में वार्षिक आय व्यय के वितरण को हम लोग बजट कहते हैं। वार्षिक आय व्यय का विवरण, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, कोई अनुच्छेद में नहीं है। कहा, तो इसका हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको बजट कहते हैं। संविधान में अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है कि इसको वार्षिक आय व्यय का विवरण कहा गया है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की संख्या 92 हो गई है दोस्तों, सबसे ज्यादा। यानी कि पूछे कि कौन सी ग्रहों की उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। और दूसरे नंबर पे कौन आ गए हैं दोस्त, दूसरे नंबर पे आ गए हैं शनि। और शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्त, तो याद रखिएगा 83। और एक चीज आपको बता देते हैं थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, कि मान लीजिए कि ये जो है ये सूर्य भगवान है, ठीक है, और इनके चक्कर काट रहे उपग्रह ग्रह हैं। याद रखिएगा ग्रह कौन कौन है, तो याद रखिएगा सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है, शुक्र है, फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद क्या है, मंगल है। तो इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। और मंगल के इधर आओगे तो बीच में क्या हो जाए, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है, क्षुध ग्रह, ठीक है। और इधर से कौन सा ग्रह शुरू हो जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे दूर कौन है, वरुण। और इस जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है दोस्तों, इसको जोभियन ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं इनको, तो जोभियन ग्रह, ठीक है। जब हम लोग ज्योग्राफी का जब सौरमंडल पढ़ेंगे तो इसको और अच्छा से डीपली पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर पूछेगा कि कौन सा ग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा, कौन सा मतलब ग्रह का उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा बृहस्पति कितना हो गया, 92। और दूसरे नंबर पे कौन है, शनि, इनका संख्या 83 है। अच्छा, ताज महोत्सव 2023 कहां हुआ, आगरा में। और इसका थीम क्या था दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम। इसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। G20 का भी शिखर सम्मेलन इंडिया में होने वाला है 2023 का, और इसका भी थीम क्या है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, ताजमहल के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा कि जो ताजमहल है दोस्तों, ताजमहल है ये आगरा में है। और आगरा में कौन सा नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। और याद रखिएगा इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 1631 में और ये खत्म कब हुआ, 1653 में। तो टोटल कितने वर्ष लगे, 32 वर्ष लगे, याद रखिएगा इसके निर्माण में। और निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां। अगर आपसे पूछ दे कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा उस्ताद अब्दुल लाहौरी, और एक और थे उस्ताद ईसा। लेकिन याद रखिएगा मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अब्दुल अहमद लाहौरी। यानी ताजमहल का जो है मुख्य वास्तुकार कौन थे दोस्तों, तो उस्ताद अब्दुल अहमद लाहौरी। और सहायक वास्तुकार कौन थे, उस्ताद ईसा। इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्त कुछ और इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, शाहजहां। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया, शाहजहां। और इस सबको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक जो है आपका शालीमार बाग, ठीक है, इसको छोड़िए, आप इन चीजों को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका थीम जरूर याद रखिए। देखिए, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर, याद रख लेना। इस पुस्तक के लेखक कौन है, एस जयशंकर, जो हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री भी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीजें हैं,
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देवरीगढ़ राष्ट्रीय पार्क को नया टाइगर रिजर्व बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। अभी मंजूरी दी है, बना नहीं है। ये किस राज्य में है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपसे पूछते दोस्त कि 53 यानी 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो याद रख लेना 53वां जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां है दोस्त? तो यूपी में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो याद रखिएगा यूपी में। तो ये 53वां है, याद रखिएगा कहां पर है? यूपी में। अच्छा, ये जो है आपसे पूछेगा परीक्षाओं में कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ 1973 में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 1973 में, याद रखिएगा इसको। अच्छा, भारत का टाइगर मैन किसको कहते हैं? तो कैलाश संखाला को कहते हैं। कैलाश संखाला को कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था, हाथी परियोजना, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, तो ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1992 में। ठीक है, और एक लास्ट और याद रखिएगा, गिद्ध संरक्षण योजना। ठीक है, गिद्ध संरक्षण योजना ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 2006 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको 4 अधिनियम लिखवा रहे हैं, काइंडली उन चारों 5 अधिनियम को याद कर लीजिएगा। दरोगा के लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, तो आपको इसको दिमाग में रखिएगा कि ये कौन कौन से है अधिनियम। आपको यहाँ लाइन से हम लिख देते हैं, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम एकदम रामबाण है, इसको एकदम लिख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर कहोगे कि सर ने नहीं लिखवाया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कब? 1972। दूसरा याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा 1980। याद रखिएगा। तीसरा जो है जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, ये कब आया दोस्तों? तो 1974, याद रखिएगा। ठीक है, और चौथा जो है वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, ये दरोगा में आया था इस बार और अक्सर यहां से आ जाते हैं। तो वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981। ठीक है, और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये आया 1986 में, याद रखिएगा। और छठा जो है याद रखिएगा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया 1999 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज इसको लिखिएगा, नहीं तो अफसोस करोगे, याद रखिएगा। और जो लास्ट है जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, ये आया था दोस्तों 2002 में। एकदम से घोर के पी जाना, ठीक है, और डेली इसको याद कीजिएगा और जरूर से जरूर इसको लिखिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में बहुत अफसोस करोगे। ठीक है, आगे जो है यहां पर एक चीज कह रहा है कि किस हाईकोर्ट के द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की? तो केरल। और यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत काम का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से 1-2-3 बातें आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो केरल है, केरल जो है भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। यानी कि अगर पूछेगा भारत का कौन सा राज्य पहली बार पेपरलेस हाईकोर्ट बना है, तो क्या मारिएगा आपको? केरल। और पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य पहला कौन बना है? तो केरल। ये दोनों बातों को दिमाग में रखिएगा। और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा केरल में जो बोली जाती है मलयालम। ठीक है, और ये क्या है? ये शास्त्रीय भाषा है, ये शास्त्रीय भाषा है। जिस तरह हम लोग पहले पढ़े कि जो है शास्त्रीय नृत्य कितना है? 8, तो शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। हम पहले ही बोले कि हम लोग करंट के साथ स्टैटिक ला रहे हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों।
और ऐसा हम लोग प्रयास आपके भविष्य अच्छा के लिए कर रहे हैं, तो काइंडली उसको ध्यान में रखिएगा। तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन है, तो याद रखिएगा, एक तो हो गया मलयालम, और मलयालम भाषा कहां बोली जाती है, केरल में, याद रखिएगा। दूसरा है आपका कौन, तमिल, और ये तमिल भाषा कहां बोली जाती है, तमिलनाडु में। तीसरा कौन हो गया, तो याद रखिएगा कन्नड़, कन्नड़ कहां, कर्नाटक में। ये सबको याद रखिएगा, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब याद रखिएगा। आगे जो है आपका एक और है ओडिसी, ठीक है, ओडिसी भाषा भी है, याद रखिएगा, यह भी शास्त्रीय भाषा में आता है। और 5वां नंबर पे है, याद रखिएगा, संस्कृत। 5वां नंबर पे कौन है, संस्कृत। तो याद रखिएगा मलयालम हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, ओडिसी हो गया, संस्कृत हो। और 6ठा नंबर पे कौन हो गया, तेलुगु। 6ठा नंबर पे कौन हो गया, तेलुगु। तो ये पूरा को आप याद करके रखना है मेरे भाई, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कितने शास्त्रीय भाषा, मलयालम कहां, केरल, तमिल तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक, ओडिसी उड़िया, संस्कृत तो नॉर्मल सभी जगह, और तेलुगु याद रखिएगा। ये सभी भाषाओं को आपको याद करके रखना है, ठीक है। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कहां बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की नई प्रजाति का विकास किया गया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, HD, याद रख लेना, 3385। और किसने विकसित किया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, आप एक चीज और याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था दोस्तों, विलियम गॉड। किसने दिया था, विलियम गॉड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हरित क्रांति के जनक, यानी कि अगर पूछेगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, एक सचिवालय में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले, अब सोचो कहां से क्वेश्चन उठा के डाल देता है, तो याद रखिएगा USA। और इन्होंने कार्य कहां किया, मैक्सिको में। इनका कार्य क्षेत्र कहां था, तो याद रखिएगा मैक्सिको, ठीक है, कार्य क्षेत्र कहां था, मैक्सिको। अगर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक, ये सभी सचिवालय में पूछे गए, और सचिवालय सहायक का बहुत पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है, याद रखिएगा। अब पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो याद रखिएगा भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1966-67 में भारत में, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67। इंदिरा गांधी की सरकार थी और हमारे पास अनाज का कमी था। अगर पूछेगा कि हरित क्रांति के भारत में शुरुआत कब हुआ, 1966-67, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कभी स्पेशल क्लास इस पर लिया जाएगा। और एक याद रखिएगा, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये कब हुआ, 1970-71 में। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, वर्गीज कुरियन, इंडियन थे, याद रखिएगा दोस्त, ये विदेशी नहीं थे, इंडियन थे, याद रखिएगा। जो अमूल दूध आप पीते हो, ये सभी इन्हीं का देन है, श्वेत क्रांति का देन है। तो इस तरीके से हम लोग आज का करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके को भी पढ़ने का प्रयास किए हैं दोस्तों। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होगा दोस्तों। इन्हें उन्हें आप लाइक सब्सक्राइब करते रहते हो, कुछ बढ़िया चीज को सब्सक्राइब करोगे तो आपको फायदा करेगा दोस्तों। टेक केयर।